नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, SOHS, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर, CHBHC, हिंदी, CNSHC 001 गृह आधारित देखभाल, खंड 2 गृह आधारित देखभाल संबंधी स्वास्थ्य दशाएं बटा समस्याएं। इकाई 4 हृदय रुधिर वाहिकाओं एवं फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य दशाओं की प्रस्तुति। 4.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हृदय, फेफड़ों एवं रुधिर को प्रभावित करने वाली सामान्य दशाओं की सूची बना स्पष्ट कर सकेंगे कि भिन्न भिन्न आयु समूहों के लोगों में ऐसी दशाएं कैसे बनती हैं। इन दशाओं की उत्पत्ति में सहायक कारणों एवं कारकों की सूची बना सकेंगे। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर में या लंबे समय से बीमार ऐसे रोगियों को प्रदत्त देखभाल के बारे में समझा सकेंगे। इन रोगियों की देखभाल में परिवार की सहायता कर सकेंगे और परिवार को यह समझा सकेंगे कि रोगी को कब अस्पताल ले जाना अत्यावश्यक होता है। 4. एक प्रस्तावना। शहरों में बदलती पारिवारिक संरचनाओं के मद्देनजर घर में रोगी की देखभाल और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति ध्यान देना हम सभी के लिए चिंता का बड़ा मुद्दा है। विविध दशाओं से ग्रस्त हर व्यक्ति विशेष को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सकता क्योंकि इनमें से कुछ जीर्ण, क्रोनिक रोगों से ग्रस्त होते हैं और जिसके लिए घर में ऐसे रोगियों की निरंतर देखभाल करना और साथ ही समय समय पर जिन्हें अनुवर्ती देखभाल फॉलोअप्स के लिए अस्पताल भेजा जाता है, घर वह स्थान होता है जहां से व्यक्ति बीमारी के कारण अस्पताल जाता है और ठीक होने पर वापस आता है। अतः ऐसे लोगों को खास देखभाल की आवश्यकता होती है। इस इकाई में हृदय, फेफड़ों एवं रुधिर को प्रभावित करने वाली कुछ दशाओं की चर्चा शामिल है। इकाई में रोगी देखभाल संबंधी विविध कार्रवाइयों का भी वर्णन है जिन्हें रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं आराम की दृष्टि से घर में लागू करना जरूरी होता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक के रूप में आप इकाई के अध्ययन के बाद इसी आधार पर रोगी की देखभाल की योजना बना सकेंगे और रोगी की उचित देखभाल कर सकेंगे। 4.2 हृदय एवं रुधिर वाहिकाओं से संबंधित दशाएं। हृदय, फेफड़े एवं रुधिर मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसी बहुत सी दशाएं होती हैं जो हृदय को प्रभावित करती हैं, जैसे हृदय की धड़कन का रुक जाना, मेथोकार्डियल इंफार्क्शन, संवहन, वेस्क्यूलर, हृदय रोग एवं हृदय संबंधी अन्य विविध दशाएं। ऐसी कुछ दशाओं के कारण शल्य चिकित्सा कराना जरूरी हो जाता है, जबकि कुछ दशाएं दवाई खाने से ठीक होने वाली होती हैं। ऐसे रोगी अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद घर वापस आ जाते हैं, लेकिन घर में इन्हें लंबे समय तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। रुधिर को प्रभावित करने वाली कुछ खास दशाएं होती हैं जिनके कारण रोगी को घर में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया जो कि जीर्ण प्रकार का रोग है। इकाई में इस पर भी प्रकाश डाला गया है। ये दिशानिर्देश समान दशाओं वाले रोगियों की देखभाल में सहायक होंगे और परिवार को यह समझाने में भी सहायक होंगे कि किन आपातकालिक दशाओं में रोगी को अस्पताल ले जाना जरूरी है और ऐसे रोगियों को किस उचित समय पर डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी होता है। इकाई में ऐसी दशाओं बटा समस्याओं से ग्रस्त रोगियों की देखभाल, ऐसी दशाओं के कारण, संकेत एवं लक्षण और ऐसी दशाओं की परिभाषा की चर्चा सम्मिलित है। 4.2 एक अति तनाव बटा उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। इस रोग में रक्तचाप सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। सामान्य बीपी 120/80 mmHg होता है। रुधिर का संकीर्ण, नैरो होना उच्च रक्तचाप का सामान्य कारण है। उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा,
दिल की धड़कन का रुकना और किडनी के फेल होने की संभावना होती है। अतितनाव संबंधी जोखिम कारक। आयु 45 वर्ष से उच्च आयु के पुरुष या 55 वर्ष से उच्च आयु की महिलाएं। लिंग, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक खतरा बना रहता है। शरीर का भार अधिक होना, मोटापा। परिवार में अति तनाव का इतिहास। व्यायाम न करना, स्थानबद्ध सेडेंट्री जीवन शैली। धूम्रपान। तनाव। अत्यधिक मदिरापान। आहार में नमक का अत्यधिक सेवन। 4.22 माइकोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई। एमआई को भी दिल का दौरा कहा जाता है। जब पेशी तक खून द्वारा ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती तो हृदय पेशियों का पतन होना आरंभ हो जाता है और दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल को दौरे के संकेतों एवं लक्षणों को नीचे स्पष्ट किया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 4.1। दिल का दौरा पड़ता है जब अवरोध के कारण हृदय पेशी तक पर्याप्त रुधिर एवं ऑक्सीजन को आपूर्ति नहीं होती और हृदय पेशियों का पतन होने लगता है। दिल के दौरे के लक्षण। शरीर का ठंडा पड़ जाना, घबराहट, साइनोसिस, शरीर का नीला पड़ना, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, डर, अपाचन, निम्न रक्तचाप, मतली आना, छाती में यकायक दर्द उठना जो आराम के बावजूद ठीक नहीं होता या शरीर के अन्य भागों में बेहद बाप दर्द की अनुभूति जैसे कंधे, गर्दन, भुजा और जबड़े आदि में। अत्यधिक पसीना आना, नब्ज का धीमा होना। 4.2। 3 रक्ताधिक्य, हृदय का रुकना, सीएचएफ। सीएचएफ की संभावना होती है जब हृदय खून की पंपिंग सामान्य तरीके से नहीं कर पाता। खून वापस ऊतकों की ओर आता है। कमजोर या क्षतिग्रस्त हृदय आमतौर पर सीएचएफ का कारण बनता है। सीएचएफ वाले रोगी की टांगों और पैरों पर सूजन होती है और ऐसे रोगी के फेफड़ों में तरल पानी भर जाता है जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। संकेत एवं लक्षण। सांस लेने में कठिनाई, यहाँ तक कि लेटी अवस्था में भी। थकान, छाती में तेज दर्द जो कि आराम से भी ठीक नहीं होता। रात के समय सोते समय खांसी, रात में खांसी का तेज हो जाना। स्मृति शक्ति दोष, अक्सर उलझनग्रस्त रहना। अत्यधिक पसीना आना या आराम के समय हाथों बटा पैरों का ठंडा पड़ जाना। आरंभ में रक्तचाप एवं नब्ज का तेज होना, लेकिन बाद में हृदय का रक्त को बाहर की ओर कम प्रेशर से धकेलना जिससे रक्तचाप का गिरना एवं नब्ज का मंद हो जाना। उपचार। रोगी के शरीर में जमा तरल की मात्रा को कम करने के लिए रोगी को मूत्रल डायोरेटिक्स दिए जा सकते हैं। हमारे शरीर में जैसे जैसे तरल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय को इन भागों तक रक्त को पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दशा में सुधार। रोग के मूल कारण और उपचार के फलस्वरूप रोगी की हालत में आने वाले सुधार पर निर्भर करता है। 4.2। 4 अन्य सामान्य दशाएं। आइए हृदय एवं रुधिर वाहिकाओं से संबंधित अन्य कुछ सामान्य दशाओं के बारे में अध्ययन करें। खून की कमी, अनेमिया। खून की कमी वह दशा है जिसमें खून में लौह तत्वों की मात्रा या लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बेहद निम्न होती है। एनीमिया विभिन्न प्रकार का होता है और इसके कारण भी अनेक होते हैं। एनीमियाग्रस्त व्यक्ति देखने में पीला नजर आता है। वह शीघ्र थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। ऐसे व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम बटा DI से निम्न हो सकता है। एंजाइना, एंजाइना। यह छाती का दर्द है और इसका कारण हृदय पेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन का न पहुंच पाना है। एंजाइना के रोगियों को जबड़े, गर्दन से नीचे और एक या दोनों भुजाओं में दर्द होता है। व्यायाम या मानसिक तनाव एंजाइना उत्पन्न कर सकता है।
ऐसा व्यक्ति देखने में पीला लगता है और उसे महसूस होता है कि वह शीघ्र बेहोश हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को पसीना बहुत आता है। यदि एंजाइना की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो इससे मायोकार्डियल इंफाक्शन या एमआई विकसित होने की आशंका रहती है। धमनी काठिन्य, आर्टीरियोक्लेरोसिस, इसे कई बार धमनियों का सख्त होना कहते हैं। इस रोग के कारण रक्तचाप आमतौर पर बढ़ जाता है। एथेरोकाठिन्य, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस दशा से धमनियां सिकुड़ने लगती हैं और इसका कारण वसा का जमा होना होता है, क्योंकि जमी हुई वसा रुधिर के प्रवाह को मंद कर देती है। आम तौर पर यह रोग मधुमेह रोगियों को होता है और जिसके कारण रोगी की एड़ी, पैर एवं टॉग को शल्य चिकित्सा से अलग करना जरूरी हो जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इससे आशय शिरा में रक्त का थक्का बनना है या संबंधित भाग के लाल होने और इसमें दर्द होने से शिरा का क्षतिग्रस्त होना है। स्फीत शिराएं, वेरिकोज वेन्स, जब शिराएं बड़ी और घुमावदार बन जाती हैं तो इन्हें स्फीत शिराएं कहते हैं। ये शिराएं आमतौर पर टांगों में पाई जाती हैं, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकती हैं। टांगों में स्फीत शिराओं की मौजूदगी से टांगों में दर्द एवं सूजन उत्पन्न हो जाती है। 4.2 हृदय रोगियों की देखभाल। रोगी को तकियों की सहायता से बैठने की अवस्था, फाउलर्स पोजीशन, में रखें और निर्देशानुसार ऑक्सीजन दें ताकि वह आसानी से सांस ले सके। देखें प्रायोगिक मैनुअल 1, कौशल 6। रोगी की हालत में होने वाले परिवर्तनों के बारे में तत्काल सूचित करें, जैसे रोगी की सांस का फूलना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, चक्कर आना, धुंधला नजर आना, बेहद थकान महसूस करना, टखने में सूजन, भार का यकायक बढ़ जाना और दिल का तेजी से धक धक करना। रोगी को उच्च नमकयुक्त पदार्थ खाने से परहेज करने की सलाह देना, जैसे कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और वाणिज्यिक रूप से निर्मित खाद्य पदार्थ, ताकि अतिरिक्त तरल के अंतर्ग्रहण, इनटेक, पर रोक लगाई जा सके। रोगी में अतिरिक्त पोटाशियम युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन की आदत विकसित करना, जैसे केला, खुरमानी और संतरे के रस का सेवन। दवाई की मात्रा पर निगरानी बनाए रखने के लिए नियमित चिकित्सा जांच और समय समय पर खून की जांच कराने की आवश्यकता पर जोर देना। रोगी को उचित समय पर निर्धारित मात्रा में दवाई खाने की आवश्यकता का महत्व समझाना। रोगी को विषाक्तता के संकेतों के बारे में बताने को कहना, जैसे भूख न लगना, उल्टी आना, सुध-बुध खो बैठना, नब्ज का बेहद अनियमित होना और बड़े बुजुर्गों में फ्लू आदि जैसे संकेतों का पता लगाना। ध्यान देना कि रोगी शोरगुल मुक्त वातावरण में भरपूर आराम की प्राप्ति करे। रोगी के कमरे को शोर आदि से मुक्त रखना। यदि रोगी में उत्तेजना बनी हो तो इसके मूल कारण की पहचान करना और इसे कम करने का प्रयास करना। जीवन शैली में बुनियादी परिवर्तनों से रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करेगा और रोगी की हालत में तेजी से सुधार होगा। 4.3 फेफड़ों से संबंधित दशाएं। जब हम अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर की ओर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्टों को बाहर करते हैं। कुछ ऐसी खास दशाएं एवं समस्याएं होती हैं जिनके कारण श्वसन तंत्र का यह सामान्य प्रकार्य अवरुद्ध हो जाता है। इसकी तरह फेफड़े एवं श्वसन मार्ग भी बहुत सी दशाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे श्वसनीशोथ, तीक्ष्ण या जीर्ण फेफड़ों का संक्रमण, श्वसनी दमा, तीक्ष्ण श्वसन संक्रमण, न्यूमोनिया, फुसफुस निःसरण, प्लूरल एफ्यूजन, फेफड़ों का तपेदिक, फेफड़ों या अन्य श्वसन तंत्र भागों का कैंसर। इस इकाई में कुछ सामान्य दशाओं जैसे दमा, न्यूमोनिया, कैंसर लेरिंक्स और फेफड़ों आदि की चर्चा सम्मिलित है। श्वसन तंत्र संबंधी रोगों में सम्मिलित है। 4.3 एक दमा। दमा से आशय किसी एलर्जी पदार्थ के अधिक संपर्क में आने से श्वसन मार्गों का सिकुड़ जाना है।
व्यायाम, तनाव, संवेग आदि से भी दमा तेजी से पनपता है। कारण: आनुवंशिक या पारिवारिक इतिहास, व्यावसायिक दशाएं, जैसे पेंट या पेट्रोलियम फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, एलर्जनों या प्रदूषकों आदि से एलर्जी एवं वायरल संक्रमण के प्रति बेहद संवेदनशीलता, परागकणों, घर की धूल मिट्टी, पंख से बने तकिए एवं खाद्य योज्यों आदि जैसे एलर्जनों के संपर्क में आना, मनोवैज्ञानिक तनाव, ठंडी हवा के संपर्क में काफी देर तक रहना और व्यायाम, संकेत एवं लक्षण, यकायक सांस लेने में कठिनाई महसूस करना और छाती में अकड़न होना और साथ ही मोटी, साफ या पीली बलगम वाली खांसी होना और सांस लेने के दौरान छाती से सान्य सान्य की आवाज, वीजिंग होना, रोगी को बेहद पसीना आना, काइनोसिस, सुदबुद खोना और थकान जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं और इससे श्वसन तंत्र ठप्प भी पड़ सकता है। दमे के रोगी की देखभाल, एलर्जनों से बचें और साथ ही धूल, मिट्टी और धूप आदि के संपर्क से भी बचें। एंटी एलर्जी दवाइयों का सेवन, ब्रोंकोस्पाज्म रिलैक्सेंट दवाइयों का प्रयोग जैसे कि ऑस्थलिन, दमे के दौरे की संभावना की स्थिति में रोगी पर निरंतर ध्यान बनाए रखें। रोगी की श्वसन दर एवं अन्य महत्वपूर्ण संकेतों की हर 5 मिनट के बाद निरंतर जांच करें। सुनिश्चित करें कि रोगी को डॉक्टर के निर्देशानुसार ऑक्सीजन, ब्रांकोडायलेटर एवं नेबुलाइजर चिकित्सा की प्राप्ति हो रही है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए देखें प्रायोगिक मैनुअल 21। रोगी को गंभीर हालत की स्थिति में तुरंत अस्पताल ले जाएं। श्वसन प्रक्रिया को बनाए रखें और श्लेष्मा को निरंतर बाहर करते हुए श्वसनी को अवरोध मुक्त बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि रोगी हर 4 घंटों में 2 से 3 पफ से अधिक न लें। यदि जरूरी हो तो डॉक्टर को संपर्क करें। श्वसन क्रिया, ह्यूमिडिफाइड को आरामदायक बनाए रखने के लिए आर्द्र ऑक्सीजन, नासा, लघुलिका, कैन्यूला से निर्देशानुसार दें। दमा को तेज करने वाले व्यायाम को नियंत्रित करें। रोगी को सीधी स्थिति में बिठाएं और पूरा आराम दें और पूरा सांस आने तक मध्यपटीय, डायफ्रैग्मेटिक श्वसन बटा परसड लिए श्वसन के बारे में शिक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए देखें प्रायोगिक मैनुअल 1। रोगी को दर्शाएं कि गहरे सांस कैसे लिए जाते हैं। उसे रात भर में गले में जमा स्रावों को बाहर करने की विधि समझाएं और चिकित्सा पद्धति को अपना प्रभाव देने का पूरा समय दें। रोगी को तरल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने के लिए प्रेरित करें। इससे गले की बलगम आदि नर्म पड़ जाती है। रोगी को श्वसन संक्रमण एवं थकान से बचाने के लिए उसे संतुलित भोजन करने की सलाह दें। भीड़ भाड़ से बचें और धुआं और भोजन के पकने की गंध से भी बचें। 4 मार्च 2002 न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से आशय फेफड़ों के संक्रमण बटा सूजन से है। इससे वायुकोश, एल्वियोली तरल से भर जाता है। न्यूमोनियाग्रस्त व्यक्ति के लिए कई बार सांस लेना बेहद कठिन एवं कष्टप्रद होता है। कुछ किस्म का न्यूमोनिया संक्रामक होता है और एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। यह निम्नलिखित विविध कर्मकों के संक्रमण से भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे वायरल, जीवाणुवीय फंगल, प्रोटोजोआ, सूक्ष्मजीवी। संकेत एवं लक्षण: खांसी, पहले सूखी बाद में पसयुक्त थूक वाली, होंठों एवं नाखूनों का नीला पड़ना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, तेज बुखार 102 डिग्री से 104 डिग्री एफ, बेहद ठंड महसूस होना, छाती में दर्द, बेचैनी, माथे में दर्द, पेशियों में दर्द और कमजोरी। रोगी की देखभाल: न्यूमोनियाग्रस्त रोगी को सांस लेने में
बेहद कठिनाई महसूस हो सकती है और कई बार उसे लेटकर भी आराम नहीं मिलता। रोगी को उचित कुर्सी में बैठकर आराम मिलता है या ऐसे बिस्तर में जो आराम युक्तियों कंफर्ट डिवाइसेस से लैस हो। बिस्तर में रोगी की पीठ के पीछे तकिए रखकर उसे सीधी अवस्था में बिठाने से भी उसे आराम मिलता है। ऐसे स्थिति में रोगी की छाती, फेफड़ों और श्वसन पेशियों में जकड़न नहीं होती। डायाफ्राम आसानी से अपना काम करता है और रोगी इस तरह से आसानी से सांस ले सकता है। रोगी को ताज़ी हवा की आवश्यकता होती है और साथ ही उसे गर्माहट एवं शुष्क बनाए रखना भी जरूरी होता है। रोगी के मुंह को भीतर से साफ सुथरा बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मुंह में बार बार बलगम आने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और इससे भूख भी प्रभावित होती है। बलगम के लिए रोगी के निकट साफ एवं ढके हुए पीकदान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और पीकदान की साफ सफाई बलगम को सुरक्षित निपटाने से की जानी चाहिए। रोगी को खाने में अतिरिक्त फल आदि दिए जाने चाहिए और उसका भोजन ऐसा हो जो आसानी से पचाने योग्य एवं संतुलित हो। पेटेंट वायुमार्ग और पर्याप्त ऑक्सीजन को बनाए रखें। यदि रोगी के लिए एंडोट्रेकल इनट्यूबेशन या ट्रेकोस्टोमो जरूरी है तो स्राव निष्कासन के लिए यदि जरूरी हो तो कीटाणुरहित तकनीक का प्रयोग करके पूर्ण श्वसन देखभाल एवं चूषण विधि पर ध्यान दें। रोगी को उच्च कैलोरीयुक्त एवं प्रोटीनयुक्त मृदु आहार प्रदान करें। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से रोगी को तरल देते समय रोगी का सिर ऊंचा रखें और ट्यूब की स्थिति की जांच करें और रोगी को तरल धीरे धीरे दें। रोगी को एक ही समय में खाने की ढेर सारी मात्रा न दें, इससे रोगी उल्टी कर सकता है। रोगी को शांतमय एवं सुकूनादायक परिवेश प्रदान करें और उसे बीच बीच में निरंतर आराम करने दें। रोगी को गहरे सांस लेने को कहें और निरंतर गला साफ करने को कहें। रोगी के नातेदारों आदि से संक्रमण के फैलाव के तरीकों की चर्चा करें। उन्हें रोगी को छींकने एवं खांसते समय टिश्यू पेपर देने को कहें और ऐसे टिश्यू पेपरों का निपटान प्लास्टिक की थैलियों या पेपर बैग आदि में करें। संदूषित टिश्यू पेपर की संभाल के बाद रोगी सहित सभी को अच्छे से हाथ धोने को कहें। 4.3 3 कंठ लेरिंक्स का कैंसर। यह लेरिंक्स के किसी भी भाग में विकसित हो सकता है, जैसे ग्लोटिस जहां वाक तंतु होते हैं, या वाक तंतु के ऊपरी भाग में, या वह भाग जो लेरिंक्स को श्वासनली से जोड़ता है। यह रोग गर्दन, जीभ के पीछे और गले के अन्य भागों और गर्दन, फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों तक फैल सकता है। जब लेरिंक्स का कैंसर फैलता है तो इसे मेटास्टैटिक लैरिंजियल कैंसर कहते हैं। हमने लेरिंक्स की चर्चा श्वसन तंत्र के अंग में रूप में पहले की थी। आइए इसे पुनः दोहराएं। रिंग्स को वाक यंत्र, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह ग्रीवा में मौजूद 2 इंच लंबा नालीदार अंग है। हम सांस लेने, बातचीत करने या निगलते समय लेरिंग्स का प्रयोग करते हैं। लेरिंग्स श्वासनली के शीर्ष में निहित होता है। संकेत एवं लक्षण: आवाज का फटना, बोलते समय आवाज का मोटा होना, गले में गिल्टी, लंप महसूस होना, खांसी का निरंतर बने रहना, गिल्टी के बढ़ने से इसमें दर्द महसूस होना, भार का घटना, सांस से बदबू आना और खाते समय भोजन का गले में निरंतर अटक जाना। लेरिंक्स कैंसरग्रस्त रोगी की देखभाल: रोगी को बातचीत के लिए अन्य किसी विधि के प्रयोग हेतु प्रेरित करना, जैसे अपनी बात को लिखकर व्यक्त करना, सांकेतिक भाषा या वर्णमाला बोर्ड का प्रयोग करना ओडेमा उत्तक के कम होने तक। शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी के गले में फिट ट्रैकोस्टोमी ट्यूब को बनाए रखना, रोगी के मुंह की निरंतर देखभाल करना, रोगी के दांतों को हल्के टूथब्रश से साफ करना या नर्म कपड़े से उसके मुंह की साफ सफाई करना, रागी को माउथवाश के गरारे कराना, डॉक्टर के निर्देशानुसार रोगी को दर्द निवारक औषध एनाल्जेसिक्स देना।
यदि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब अर्थात रल्स ट्यूब फीडिंग का प्रयोग किया जा रहा हो तो ट्यूब की फिटिंग की जांच करें। रोगी के सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि उसकी सांस प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। देखें प्रायोगिक मैनुअल 2। बुखार आदि का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान दें जिनसे संक्रमण का पता चलता हो। रोगी द्वारा प्राप्त तरल पदार्थों का रिकॉर्ड रखें और ध्यान दें कि रोगी के शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही। सुनिश्चित करें कि वाक बहाली उपाय से रोगी यांत्रिक युक्तियों की सहायता से पुनः बातचीत कर पाएगा या नहीं। परिवार को रोगी को स्वादिष्ट एवं नर्म भोजन प्रदान करने का कहें। रोगी को प्रेरित करें कि वह अन्य परिवार सदस्यों या मित्रों आदि के साथ भोजन करे। ऐसे भोजन का चयन करें जो रोगी की पसंद का हो या जो उसे स्वादिष्ट लगता हो। रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक को रोगी की घर में देखभाल करनी होगी। आपको मनोवैज्ञानिक देखभाल के अर्थ को समझना होगा और रोगी की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए परिवार सदस्यों की सहायता की प्राप्ति करनी होगी। 4. 34 फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों के कैंसर से आमतौर पर वे लोग प्रभावित होते हैं जो अत्यधिक धूम्रपान करते हैं। ट्यूमर के बढ़ने के साथ साथ सांस लेना बेहद कठिन हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर अक्सर शरीर के अन्य भागों तक फैल जाता है। चूंकि फेफड़ों का कैंसर शरीर के अन्य भागों तक बहुत जल्द फैलता है, इसलिए यह जीवन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है और उपचार की दृष्टि से इस कैंसर को ठीक करना काफी कठिन होता है। संकेत एवं लक्षण। ऐसे रोगियों में कैंसर की पुष्टि से पहले तक सिर्फ छोटी सी गिल्टी के अलावा कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। खांसी आना, सांस फूलना, छाती से सान्य सान्य की आवाज आना या छाती में दर्द होना और कई बार खांसी के साथ खून आना। यदि कैंसर से नसें प्रभावित हो जाएं, तो इससे कंधों में दर्द होता है जो आगे भुजाओं तक जाता है। वाक्तंतुओं के सुन्न होने से आवाज मोटी बटा कर्कश हो जाती है। ग्रसिका एसोफेगिस के प्रभावित होने से निगलने में कठिनाई महसूस होती है। यदि श्वसन मार्ग का बड़ा भाग अवरुद्ध हो जाता है तो फेफड़े का एक भाग निष्क्रिय हो सकता है और इससे अवरुद्ध भाग में संक्रमण विद्रधि एब्सिस न्यूमोनिया उत्पन्न हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर के साथ नजर आने वाले अन्य लक्षण हैं भार में कमी, कमजोरी, थकान, मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे उदासी और मनस्थिति का निरंतर बदलना। फेफड़ों के कैंसर का उपचार। फेफड़ों के कैंसर के उपचार में सम्मिलित है फेफड़ों के प्रभावित भाग को शल्य चिकित्सा से हटाना, कीमो चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा, उपर्युक्त का संयुक्त रूप। फेफड़ों के कैंसर की शल्य चिकित्सा एक बड़ी किस्म की शल्य चिकित्सा है और जिसके लिए सामान्य एनेस्थीसिया देना और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है और बाद में हफ्तों से महीनों तक अस्पताल में जांच के लिए आना पड़ता है। शल्य चिकित्सा से गुजरने के बाद रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। रोगी का सांस फूलने लगता है और उसे दर्द एवं कमजोरी महसूस होती है। शल्य चिकित्सा के जोखिमों में रक्तस्राव, संक्रमण और सामान्य एनेस्थीसिया के कारण जटिलताओं का उत्पन्न होना आदि सम्मिलित है। विकिरण चिकित्सा के अंतर्गत विभाजक कैंसर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने के लिए उच्च ऊर्जा एक्स किरणों या अन्य प्रकार की विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। विकिरण चिकित्सा दी जाती है यदि रोगी शल्य चिकित्सा न कराना चाहें या जब ट्यूमर लसिका ग्रंथियों, लिम्फ नोड्स या श्वासनली ट्रेकिया तक फैल गया हो और जिससे शल्य चिकित्सा करना असंभव हो जाए या रोगी की ऐसी दशा हो कि वह बड़ी शल्य चिकित्सा कराने की हालत में न हो। विकिरण रेडिएशन चिकित्सा में बड़ी सर्जरी जितना जोखिम नहीं होता लेकिन इसके कुछ खराब सहप्रभाव होते हैं।
जैसे बेहद थकान महसूस करना और ऊर्जा का अभाव, और इस चिकित्सा से श्वेत रुधिर कोशिका गणना भी घट जाती है और खून में प्लेटलेट्स का स्तर भी घट जाता है। यदि विकिरण का प्रभाव पाचन अंगों तक विस्तारित हो तो रोगी को मितली आना, जी मिचलाना और दस्त आदि भी लग सकते हैं। विकिरण चिकित्सा से प्रभावित भाग की त्वचा प्रभावित होती है और इसमें बेहद जलन महसूस होती है। लेकिन उपचार की समाप्ति पर आमतौर पर यह समाप्त हो जाती है। कीमोथेरेपी से आशय ऐसी औषध देना है जो कैंसर कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके या इन्हें विभाजित होने से रोककर इनकी वृद्धि को रोकती है। कीमोथेरेपी लंबे समय तक जीवित रहने में सहायक होती है। यह चिकित्सा निश्चित हफ्तों से महीनों की समयावधि में नियमित अंतराल में दी जाती है। कीमोथेरेपी के सहप्रभावों में थकान, वजन कम होना, बालों का झड़ना, मितली आना, दस्त लगना एवं मुंह में छाले सम्मिलित हैं। कीमोथेरेपी के सहप्रभावों से बचने एवं इनके उपचार से जुड़ी दवाइयां उपलब्ध हैं। सहप्रभाव सामान्य तौर पर उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ के दौरान दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के रूप में आपको रोगी में निम्नलिखित संकेतों के उमड़ने पर इस बारे में तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। नई किस्म की खांसी या सान्य सान्य की आवाज वाली जीर्ण खांसी, थूक में खून में श्वसनीशोध, ब्रोंकाइटिस का निरंतर बने रहना, श्वसन संबंधी संक्रमणों से बार बार ग्रस्त होना, छाती में दर्द, बिना कारण वजन का घटना और बटा या थकान महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना, फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त रोगी की देखभाल, रोगी को विस्तृत सहयोगपरक देखभाल प्रदान करना और रोगी को जटिलताओं को कम करना सिखाना और शल्य चिकित्सा प्राप्ति वाले रोगी को तत्काल स्वास्थ्य लाभ देना, रोगी को उच्च प्रोटीन युक्त एवं मृदु आहार के सेवन हेतु प्रेरित करना, रोगी को संक्रमण की रोकथाम के बारे में सिखाना, उच्च जोखिमग्रस्त रोगी को सिखाना कि फेफड़ों के कैंसर की संभावना या कैंसर के पुनः होने की संभावना को कैसे कम किया जाता सकता है। 40 वर्ष से उच्च आयु वाले बेहद धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष छाती का एक्सरे कराने और हर 6 माह में थूक का विश्लेषण कराने की शिक्षा देना। निरंतर जीर्ण श्वसन मार्ग संक्रमण या जीर्ण फेफड़ों के रोग से ग्रस्त या निरंतर खांसी करने वाले व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने के लिए प्रेरित करना। रुधिर गड़बड़ियों से संबंधित दशाएं। सभी रुधिर कोशिकाएं धीरे धीरे परिपक्व होती जाती हैं और जब इनकी आवश्यकता नहीं होती तो ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। रुधिर कोशिकाओं का जीवन चक्र व्यापक रूप से भिन्न भिन्न होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन मैरो छोड़ने के बाद 4 माह का होता है। रुधिर की अन्य कुछ कोशिकाएं जैसे न्यूट्रोफिल एवं प्लेटलेट्स का जीवन कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का होता है। प्रत्येक किस्म की रुधिर कोशिका की उचित संख्या के रखरखाव के लिए यह जरूरी है कि ये कोशिकाएं अपने उपयोगी जीवन चक्र की समाप्ति पर रुधिर से निष्कासित एवं क्षतिग्रस्त हों। 4.4 एक ल्यूकीमिया, रुधिर कैंसर। इसे रुधिर के कैंसर के रूप में देखा जाता है। ल्यूकीमिया में सामान्य नियंत्रण तंत्र टूट जाता है और बोन मैरो बड़ी संख्या में असामान्य कोशिकाएं बनाने लगता है। इससे रुधिर कोशिकाओं की सामान्य निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और शरीर में खून की कमी होने लगती है और प्लेटलेट गणना कम हो जाती है। असामान्य कोशिकाएं सामान्य श्वेत रुधिर कोशिकाओं की भांति संक्रमण का सामना नहीं कर पाती। यह संक्रामक दशा नहीं है। कारण: ल्यूकीमिया और रुधिर से संबंधित रोग कोशिका वृद्धि, विकास एवं विभाजन को नियंत्रित करने वाले जीन्स को क्षति पहुंचने या जीन परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अधिकांश मामलों में रोग के मूल कारण की पहचान नहीं हो पाती। कुछ ऐसे खास कारक हैं जो ल्यूकीमिया विकसित करने के खतरे को विस्तारित करने के लिए जाने जाते हैं।
ल्यूकीमिया के संकेत एवं लक्षण। रोगी का इतिहास आमतौर पर यकायक तेज बुखार और दांतों की ब्रुश से सफाई के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, नाक से खून बहना, मसूड़े से अत्यधिक रक्तस्राव एवं नीले धब्बे और लड़कियों में मासिक धर्म का लंबे समय तक चलने को दर्शाता है। बेहद थकान महसूस होना और रात में पसीना आना, कमजोरी और आलस्य महसूस होना, निरंतर संक्रमण की चपेट में बने रहना और बेहद ठंड महसूस होना, उदर और पीठ में दर्द महसूस होना, परिश्रवण ऑस्क्यूल्टेशन के दौरान नब्ज का तेज होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना, चेहरे पर पीलापन नजर आना, लीवर या प्लीहा स्प्लीन का बढ़ जाना, वजन में कमी होना और एनोरेक्सिया, जीर्ण दशा के फलस्वरूप रेटिना का क्षतिग्रस्त होना, ल्यूकीमिया के कारणों से जुड़े कारक, डाउन सिंड्रोम और गतिविभ्रम अट्रिया जैसी कुछ दशाएं जीनों को होने वाली क्षति की मरम्मत में कोशिकाओं की क्षमता को प्रभावित करती हैं और इसी वजह से बहुत से विभिन्न कैंसर तेजी से पनपते हैं। ल्यूकीमिया संक्रामक दशा नहीं है। हालांकि यह संभव है कि कुछ वायरल संक्रमण ल्यूकीमिया की उत्पत्ति में सहकारक के रूप में इसे जटिल बनाने में सहायक होते हैं। यह आमतौर पर बच्चों में होने वाला रोग है। यह बालकों एवं बालिकाओं में समान अनुपात में देखा गया है। ल्यूकीमिया रोगियों की देखभाल। ऐसी देखभाल योजना विकसित करना जो निम्नलिखित पर जोर दे। रोगी के पूर्ण आराम का प्रबंध, कीमोथेरेपी के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना, नसों वेन्स के परिरक्षण को बेहतर बनाना। चूंकि ल्यूकीमिया से प्रभावित लोगों में अधिकतर बच्चे होते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और साथ ही ऐसे बच्चों के परिवार के प्रति भी बेहद संवेदनशील होना होगा। कीमोथेरेपी के बाद सुनिश्चित करें कि रोगी डॉक्टर की हिदायतों के अनुसार पर्याप्त तरल पदार्थों की प्राप्ति कर रहा है या नहीं। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रोगी को अलग कमरे में रखें और इस दौरान जरूरी सावधानियां बरतें। देखें प्रायोगिक मैनुअल। एक कौशल 2, रोगी की त्वचा एवं गुप्तांगों को साफ सुथरा बनाए रखें। त्वचा को शुष्क एवं टूटने से बचाने के लिए मृदु लोशन या क्रीम लगाएं। रोगी के संबंध में कोई भी काम करने के लिए निर्जर्मित तकनीक का कड़ाई से प्रयोग करें। यदि रक्तस्राव हो तो बर्फ का ठंडा सेक दें और प्रभावित भाग को थोड़ा ऊंचा करें और दबाएं। यदि रोगी को निरंतर खून दिया जा रहा हो तो सुरक्षित खून का प्रबंध करें। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार रोगी को दर्द निवारक औषधि दें। रोगी को आराम देने के लिए समय समय पर उसकी करवट को बदलें। रोगी के मुख की पूरी देखभाल करें और उसे नमक के गरारे कराएं। रोगी के आराम को बनाए रखने के लिए उसे शांत वातावरण दें ताकि वह निरंतर तनाव मुक्त बना रहे। रोगी में सुधार संकेतों के लिए अपेक्षित रुधिर गणना ब्लड काउंट पर निगरानी बनाए रखें। रोगी के शरीर के तापमान पर निरंतर निगाह बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। 4.4 अल्सर की जांच के लिए रोजाना रोगी के मुख को खोलकर मुख की अंदर से जांच करें और सूजन, कठोरता, त्वरक्तिमा, एरिथीमिया और त्वचा रंग परिवर्तन के लिए रोजाना रोगी के मलाशय रेक्टल की जांच करें। रोगी और उसके परिवार को बुखार, ठंड लगने, खांसी, गला खराब होना आदि जैसे संक्रमण के संकेतों बटा लक्षणों की पहचान करना सिखाएं और ऐसी हालत में डॉक्टर की सलाह लेने को कहें। रोगी को समझाएं कि उसके खून में क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए उसे असामान्य रक्तस्राव के संकेत समझाएं। रोगी को रक्तस्राव रोकने के लिए बर्फ लगाने का तरीका समझाएं। रोगी को अत्यधिक रक्तस्राव या चोट लगने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाने को कहें।
रोगी को समझाइए कि यदि कीमोथेरेपी से रोगी का वजन घट जाता है और उसे भूख नहीं लगती तो उसे उच्च कैलोरी वाला एवं उच्च प्रोटीनयुक्त भोजन खाना चाहिए। यदि रोगी को भूख नहीं लगती तो उसे अल्प मात्रा में थोड़े थोड़े समय पर खाने को कहें। रोगी को नर्म टूथब्रश से दांत साफ करने को कहें और रोगी को अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करने को कहें क्योंकि कीमोथेरेपी के कारण मुंह में छाले होने से मसालेदार भोजन छालों में अधिक जलन पैदा करता है। थैलेसीमिया यह एक पैतृक बटा वंशागत रुधिर संबंधी विकार है जो कि जीन के माध्यम से माता-पिता से बच्चों में पहुंच जाता है। इस रोग के कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं में विद्यमान होता है और यह प्रोटीन से बनता है। ये प्रोटीन ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। इसमें अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आमतौर पर 2 अल्फा एवं 2 बीटा श्रृंखलाओं का होना अनिवार्य होता है। इन श्रृंखलाओं में असंतुलन उत्पन्न होने से लाल कोशिकाओं के जीवित रहने की संभावना घट जाती है। बीटा और अल्फा श्रृंखला की मात्रा हीमोग्लोबिन जीन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे बच्चा अपने माता-पिता से ग्रहण करता है। आमतौर पर लाल कोशिकाएं 120 दिनों के लिए जीवित रहती हैं, लेकिन थैलेसीमिया में लाल रुधिर कोशिकाएं घट जाती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं को जीवित बनाए रखने के लिए थैलेसीमिया के रोगियों को खून चढ़ाया जाता है और साथ ही बेहद महंगी दवाएं दी जाती हैं। रोगी अपने माता-पिता से सिर्फ बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया मेजर की ही प्राप्ति करते हैं। ये दशाएं संक्रामक रोगों की भांति संचरित नहीं होती, लेकिन इन्हें सिर्फ वंशागत माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। थैलेसीमिया के कारण लाल रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में गड़बड़ी से उत्पन्न एनीमिया का वंशागत रूप वंशागत रुधिर विकार और जो हीमोग्लोबिन निर्माण की क्षमता में दोष के रूप में नजर आता है और जिस दोष के कारण लाल रुधिर कोशिका टूट जाती है। थैलेसीमिया वंशागत विकार इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। संकेत एवं लक्षण थैलेसीमिया में रोग का पता 6 से 24 माह की आयु में चलता है। जटिलतम रूप में रोग बोन मैरो नई रुधिर कोशिकाओं की परिकल्पित आवश्यकता के साथ गति बनाए रखना के प्रयास के कारण फैल जाता है। यह मध्यम से बेहद कंकालीय दोष वाला हो सकता है और बेहद कष्टदायक होता है। खाने में कठिनाई, दस्त लगना, चिड़चिड़ाहट, निरंतर बुखार की चपेट में रहना, टांग में फोड़ा, अस्थिसुषिरता, ओस्टियोपोरोसिस, लीवर के कारण उदर का धीरे धीरे फैलाव और प्लीहा का भी बढ़ जाना। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बच्चों का शरीर आमतौर पर छोटा और सिर बड़ा होता है और ये मानसिक रूप से मंद भी हो सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर से ग्रस्त रोगियों में खून की कमी नजर आती है। नैदानिक जांच डायग्नोसिस थैलेसीमिया के रोग का पता 9 से 11 हफ्तों की गर्भावस्था जीर्ण विली सैंपलिंग और 16 से 20 हफ्तों की गर्भावस्था एमिनोसेंटेसिस के दौरान लगाया जा सकता है और जिसका अर्थ है गर्भावस्था के दौरान उल्ब तरल अमनियोटिक फ्लूइड का विश्लेषण करना। व्यक्ति विशेष की थैलेसीमिया के लिए जांच नियमित रुधिर गणना और हीमोग्लोबिन स्तर के माध्यम से भी की जा सकती है। उपचार थैलेसीमिया का प्रारंभिक उपचार रोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ है। रोगी को लंबे समय तक खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। हाल ही के समय में बोन मैरो प्रतिरोपण ने बहुत से रोगियों में अच्छे परिणामों को दर्शाया है। थैलेसीमिया रोगियों की देखभाल रोगी में प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान दें, जैसे शरीर में कंपन, ठंड लगना, बुखार, शरीर पर लाल चत्ते, खुजली और रुधिर कोशिका प्रतिरोपण के दौरान या बाद में पी दोष का उभरना। रोगी को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देना। रोगी को पर्याप्त आहार देना और अधिक तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण के लिए प्रेरित करना।
रोगियों को शरीर में हेपाटाइटिस और लौह तत्वों की अपेक्षित से अधिक मात्रा होने के संकेतों पर ध्यान देना सिखाना। रोगियों की यदि संतान प्राप्ति हेतु भावी योजना हो तो इस संबंध में उन्हें आनुवंशिक परामर्श हेतु भेजना। थैलेसीमिया माइनर वाले प्रौढ़ रोगियों को आनुवंशिक परामर्श के लिए भेजना। उन्हें बताना कि यदि वे थैलेसीमिया ग्रस्त से विवाह करते हैं तो थैलेसीमिया मेजर के संचरित होने का जोखिम बना रहता है। थैलेसीमिया माइनर के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती। थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोन मैरो कोटर बड़े हो जाते हैं और लंबी हड्डी पतली बन जाती है। इन्हें सतर्कता बरतने की हिदायत दी जानी चाहिए। 4.5 सारांश। इस इकाई में हमने हृदय, फेफड़ों एवं रुधिर को प्रभावित करने वाली सामान्य दशाओं की चर्चा की। हृदय की गति का यकायक रुक जाना एक सामान्य घटना है और इसे आपातकालिक स्थिति के रूप में देखा जाता है। हृदय रोगियों को घर में विशेष देखभाल की जरूरत होती है। आप इस इकाई में प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस प्रकार की देखभाल प्रदान करने के योग्य बनेंगे। श्वसन तंत्र अन्य महत्वपूर्ण तंत्र है और जब यह कैंसर से प्रभावित हो जाता है तो रोगी का जीवित बने रहना कठिन हो जाता है। इकाई में फेफड़ों के कैंसर एवं लैरिक्स कैंसर रोगियों की देखभाल की भी चर्चा सम्मिलित है। न्यूमोनिया एवं श्वसनी दमा ऐसी दो दशाएं हैं जिन्हें घर में नियंत्रित करना संभव है। इकाई में इस पहलू पर भी प्रकाश डाला गया है। रुधिर संबंधी विकारों से ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं जिनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और साथ ही रोजाना इस बारे में डॉक्टर को बताना भी जरूरी होता है। इकाई में थैलेसीमिया एवं ल्यूकीमिया रोगियों की देखभाल पर भी प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।